अब बताएं कि एनल फिशर क्या होता है। अ ब्रीच इन द एनल म्यूकोजा, एनोक्यूटेनियस जंक्शन जो है, एनल क्यूटेनियस जंक्शन पे जब कोई ब्रीच आता है, कोई लैसरेशन छोटी सी आती है, उसको क्या कहते हैं? एनल फिशर कहते हैं। और इसकी टिपिकल लोकेशन क्या है एनल फिशर की? उसकी आपने बताया ना 3, 7, 11 पोस्टीरियरली उस वो अगर उसमें पूछूं कि क्लॉक में जो एनल क्लॉक है उसमें क्या होगा, ये 6 o'clock होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वाई 6 o'clock, तो अब आप कहेंगे यहाँ पे स्फिंक्टर का प्रेशर सबसे ज्यादा होता है और दूसरे नंबर पे यहाँ पे ब्लड सप्लाई पुअर होती है। ठीक है, तो क्या दो कॉजेज हैं 6 o'clock पे या पोस्टीरियरली फिशर बनने की? पुअर ब्लड सप्लाई एंड हाई एनल प्रेशर, स्फिंक्टर प्रेशर, ये दो कॉजेज हैं जो यहाँ पे होती हैं। फिशर प्रेजेंट कैसे करेगा आपके पास? पेशेंट सिवियर पेन के साथ आएगा। ठीक है, और जो आपने एक्सटर्नल हेमराइड्स, इंटरनल हेमराइड्स और फिशर में क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्या फर्क होगा? इंटरनल हेमराइड्स में ब्लीडिंग हो रही होगी। क्या पेनलेस होगी या पेनफुल होगी? पेनलेस होगी। एक्सटर्नल हेमराइड्स में ब्लीडिंग हो रही होगी, बट क्या वो पेनफुल होंगे? यस। तो एक्सटर्नल हेमराइड्स वाला बंदा जब किसी हार्ड सरफेस पे बैठेगा तो क्या होगा? आउच आउच आउच। ठीक है, और देखा हुआ ना, तो आउच आउच वाले कौन से हैं? एक्सटर्नल हेमराइड्स। जो आउच आउच नहीं कर रहे, हालांकि उनका प्रोट्रूड करके बाहर तक आया हुआ प्रोलैप्स्ड हेमराइड है, वो कौन से हैं? इंटरनल हेमराइड्स। फिशर वाला कब आउच आउच करेगा? वाइल डेफिकेशन। और ये पेन इतनी सीवियर होती है कि पेशेंट को विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद इन अ फ्यू डेज क्या होता है, फियर, एक इम्पेंडिंग फियर आना शुरू हो जाता है कि मैंने फिर वॉशरूम जाना है, मुझे फिर स्टूल पास करना पड़ेगा और फिर मुझे इतनी सीवियर पेन होगी। तो पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेंगे ये, और आप उन्हें अगर पूछेंगे ना कि वो खौफ तो नहीं आने लग गया, आप डर तो नहीं लगता स्टूल, वो एक्चुअली कहेंगे डॉक्टर साहब डर लगने लग गया। फिर स्टूल आता है और डर लगने लग जाता है कि यार फिर मुझे इतनी पेन होगी। तो फिशर बड़े पेनफुल होता है। थ्रोम्बोज्ड हेमराइड्स कौन से होते हैं? व्हाट आर थ्रोम्बोज्ड हेमराइड्स? थ्रोम्बोज्ड हेमराइड्स वो हैं जिनके अंदर एक्सटर्नल हेमोराइडल वेन के अंदर क्लॉट आके फंस गया, क्लॉट बन चुका हुआ। अब ये भी फिश बड़े सिवियरली पेनफुल होंगे, बड़ी सिवियर पेन होगी इसमें पेशेंट को। क्लिनिकली क्या होगा कि आपको ये बाहर ही नजर आ रहे हैं एक्सटर्नल हेमराइड्स की तरह, ब्लूइश डिस्कलोरेशन या डार्क ब्लैक कलर के डिस्कलोरेशन इनकी हुई होगी। जब आप इसे पैल्पेट करेंगे तो ये स्टोनी हार्ड हुआ होगा, सख्त पत्थर की तरह का हार्ड हुआ होगा, स्किन ऊपर खराब हुई होगी, या मे भी टच करने पे थोड़ा थोड़ा ब्लीड भी कर रहा हो आपका। तो ये थ्रोम्बोज हेमराइड है। और इसकी सर्जरी कब करेंगे? आपसे अगला क्वेश्चन ये करेगा, कब सर्जरी करेंगे? विद इन फर्स्ट 78 आवर्स। अगर फर्स्ट 78 आवर्स के अंदर आ गया है, जब वो थ्रोम्बस अंदर ही है, वो स्वोलन है, वो टेंडर है, वो हार्ड है, तो अब हम इसकी सर्जरी करेंगे। अगर फर्स्ट 78 आवर्स या 72 आवर्स के बाद ये प्रेजेंट किया है, तो अब हम इसको कंजर्वेटिव चलाएंगे, स्टूल सॉफ्टनेस देंगे, इसकी वाटर इनटेक इंक्रीज करवाएंगे, इसे लिग्नोकेन जेल देंगे, इसको जीटीएन क्रीम देंगे ताकि थोड़ी सी एनल डायलेशन हो इसकी, इसको सिट्स बाथ करवाएंगे, एक गोल्ड टब में पानी नीम गर्म सा लेके पायोडीन डलवा के उसके अंदर इसे बिठाएंगे ताकि यहाँ पे ये डिसइंफेक्ट होता रहे ये एरिया। तो जो थ्रोम्बोज्ड हेमराइड 72 आवर्स के बाद प्रेजेंट कर रहे हैं, आपने उसको सर्जरी नहीं खड़का देनी सीधी सीधी, ये कंजर्वेटिवली मैनेज किए जाएंगे। जो 72 आवर्स से पहले प्रेजेंट कर रहे हैं उनका क्या होगा? उसकी सर्जरी की जाएगी। उसकी रीजन ये है कि अब ये 72 आवर्स में ये हार्ड और पेनफुल होता है, उस वक्त सर्जरी इफेक्टिव है, आप उसको पेन फ्री भी कर सकते हैं और उसको कॉज भी कर सकते हैं। हमारा करना क्या होता है, वो हेमोराइडल आर्टरी में तो क्वेश्चन को एलिगेट किया, इसमें आपने क्या किया, सिर्फ आपने स्किन के फ्लैप्स ओपन किए, थ्रोम्बो ऊपर किया और क्लॉट रिट्रीव कर दिया, कोई टांका नहीं लगाना, कुछ बंद नहीं करना। जब क्लॉट रिट्रीव हो गए, वुंड वॉश किया और आपने उसको घर भेज दिया, इमीडिएट पेन रिलीफ होगा पेशेंट को सर्जरी के बाद। कुछ सर्जरीज वो होती हैं जिसमें पेशेंट इमीडिएटली रिलीफ फील करता है कि फौरन मैं ठीक हो गया हूँ उसके बाद। इसी तरह दूसरी सर्जरी जिसमें पेशेंट इमीडिएटली पेन फ्री होता है, वो कौन सी है? फिशर, एनल फिशर की। तो फिशर के बारे में हम क्या बात कर रहे थे? यस, क्लिनिकली आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करेगा कि पेशेंट कहेगा कि स्टूल के साथ, जो मैंने आपको पहले बताया कि स्टूल के साथ ब्लड की एक लाइन लगी होती है, और दूसरे नंबर पे आपको क्या बताएगा? सीवियर पेन होती है, वाइल्ड डेफिकेशन। आप इंस्पेक्शन पे क्या देखेंगे कि 6 o'clock पे उसके फिशर पड़ा हुआ है, एनोक्यूटेनियस जंक्शन है इसके ऊपर। तो जब ये एनल फिशर पुराना हो जाएगा, क्रॉनिक हो जाएगा, तो यहाँ पे एनल टैग्स बनेंगे। तो कुछ पेशेंट में जो आपको टैग्स नजर आते हैं ना एनल ओरिफिस के बाहर, एक साइड पे, 2 साइड पे, 3 साइड पे, छोटे छोटे स्किन के टैग्स जो इवेंचुअली थोड़े बड़े भी हो जाते हैं, ये क्रॉनिक हील्ड फिशर्स का साइन होता है कि यहाँ पे किसी जमाने में क्या रह चुका है?
एनल फिशर रह चुका है जो हील हुआ और उसके बाद यहाँ पे स्किन टैग बना हुआ है। हेमराइड्स की सर्जरी करते हुए आपने याद रखना है समटाइम्स देयर आर मल्टीपल एनल टैग्स आल्सो प्रेजेंट। तो अब आपने क्या करना होता है, ये जो एनल टैग्स हैं इनको भी एक्सरसाइज करना होता है। क्यों? पेशेंट की जो उसकी वो कंसर्न है ना कि मेरा जो कुछ एक मास सा लटक रहा है वो भी ठीक हो जाता है इसके साथ के। वो पेशेंट कहता है कि सर्जरी के बाद कुछ ठीक हुआ है, मेरा यहाँ पे एक बोझ का टुकड़ा लटक रहा था वो भी ठीक हो चुका हुआ। तो एनल टैग्स को भी आपने सर्जरी में हेमरेक्टमी में रिमूव करना है। हाउ डू वी ट्रीट एनल फिशर? जब भी कोई सर्जिकल फ्लोर पे आपसे पूछेगा कि एनल फिशर को कैसे ठीक करना, कोई सर्जिकल डिजीज के बारे में पूछेगा तो सीधा सर्जरी पे नहीं जाना, पहले कंजर्वेटिव मेथड्स बताने हैं या अल्टरनेटिव्स मेथड बताने हैं, उसके बाद किधर जाना है, आपने सर्जरी के ऊपर जाना है। तो आप क्या करेंगे, वही बातें बोलते जाएं। स्टूल सॉफ्टनर्स देंगे, हाइड्रेशन अच्छी करेंगे, पेन फ्री कैसे करेंगे, लिग्नोकेन जेल के साथ जीटीएन क्रीम देंगे, तो उसको कहेंगे जीटीएन क्रीम और लिग्नोकेन जेल को मिक्स करके आपने लगाना है, आपका जो वुंड है जो फिशर वाली जगह उस पर लगाना है, और आप 2 वीक्स to 3 वीक्स आपको इसको कंजर्वेटिव पे रखेंगे। और अगर ये 2 वीक से बढ़ जाए, अब हम इसे कहते हैं क्रोनिक एनल फिशर, और वंस इट इज क्रोनिक पेशेंट इज अ कैंडिडेट फॉर सर्जरी। अब ये जो पेशेंट है ये एक गुड कैंडिडेट है सर्जरी का। एक्यूट फिशर में हम सर्जरीज नहीं किया करते, उसे कंजर्वेटिवली मैनेज करने की ट्राई करते हैं। तो कौन सी सर्जरी करेंगे एनल फिशर में? लैटरल इंटरनल स्फिंक्टरोटमी। ठीक है, हमने फिशर को छेड़ना ही नहीं है, हमने छेड़ना किसको है? इंटरनल स्फिंक्टर को। किस स्फिंक्टर को? इंटरनल एनल स्फिंक्टर को। ये स्फिंक्टर इंटरनल, ये एनल ओरिफिस है, इसके बिल्कुल अंदर ये स्फिंक्टर रन कर रहा होता है सर्कुलर फॉर्म में, व्हाइट कलर का। हम किधर इंसी लैटरल, फिशर इधर था 6 o'clock पे, इंसियन किधर देंगे? लैटरली 3 o'clock पे। स्किन पे इंसियन दी, स्किन मिकोजा को उठाया, थोड़ा सा इसको ब्लंटली डायसेक्ट करेंगे, नीचे खूबसूरत सा व्हाइट कलर का एक रिंग आपको जाता हुआ नजर आ रहा होगा, ऐसे जिस तरह को बारीक सा रबर का रिंग जा रहा होता है। ये है इंटरनल स्फिंक्टर, जिसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, ऑटोनॉमिक है। ठीक है, तो आप इंटरनल स्फिंक्टर को पार्शली, फॉर एग्जांपल ये अगर इसकी रिंग है तो मैं इसको यूं पूरा नहीं काट दूंगा, तो मैं क्या करूंगा, अपने ब्लेड से पार्शली इसके फाइबर्स को रिजेक्ट करूंगा, हाफ या हाफ से थोड़ा सा ज्यादा। तो अब क्या होगा, ये टोन इसकी क्या हो जाएगी? रिलैक्स हो जाएगी एनल स्फिंक्टर की। जब इसकी टोन रिलैक्स हो जाएगी तो वो जो स्टूल डेली दिन में 1 बार या दिन में 2 बार पास हो रहा है, वो जो एक्चुअली कॉज थी इसको हील नहीं होने दे रहा था फिशर को, कि वो बार बार स्टूल पास होता है, बार बार लेसरेशन फ्रेश हो जाती है, वुंड फ्रेश हो जाता है, तो अब ये उतना फ्रिक्शन के साथ नहीं पास करेगा और विद इन अ फ्यू डेज पेशेंट का जो फिशर है वो हील हो जाएगा। फिशर को तो नहीं एक्सरसाइज किया, नहीं चढ़ा ना, क्या किया? लैटरल इंटरनल स्फिंक्टरोटमी। क्या होगा अगर पूरे का पूरा इंटरनल स्फिंक्टर कट जाए? स्टूल कंट्रोल नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर पूरा इंटरनल स्फिंक्टर भी काट जाए तो कुछ नहीं होगा, ज्यादा परेशान नहीं होना। कुछ सर्जन्स पूरा स्फिंक्टर भी काट देते हैं, विच इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस इन माय ओपिनियन। होगा कब प्रॉब्लम? जब एक्सटर्नल स्फिंक्टर उड़ जाएगा, जब आप एक्सटर्नल स्फिंक्टर को काट देंगे। तो अगर आप उसे कॉटरी से काट रहे हैं, जो सर्जरी कर रहे हैं या जो रेजिडेंट्स हैं सर्जरी के, या जो वीडियो में मुझे देख रहे हैं सर्जरी के रेजिडेंट्स, अगर आप इंटरनल स्फिंक्टरोटमी कर रहे हैं और आप इंटरनल स्फिंक्टर को कॉटरी से अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप इसको पूरे के पूरे को भी कॉटरी से काट देंगे तो इसमें कोई कंट्रैक्शन नहीं आएगी। जैसे ही आप इसके आगे पीछे साइड पे एक्सटर्नल स्फिंक्टर पे कॉटरी टच करेंगे, ये जिस तरह टिपिकली मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है कॉटरी के साथ, एक्सटर्नल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो इट मीन्स कि अब आप गलत चीज को काटने लगे। तो जब एक्सटर्नल स्फिंक्टर की डैमेज हो जाती है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर की इंजरी होती है, तो अब स्टूल इनकॉन्टिनेंस और फीकल इनकॉन्टिनेंस और एयर इनकॉन्टिनेंस हो जाती है। तो अगर इंटरनल स्फिंक्टर को आप काट भी देंगे तो क्या होगा? बचत हो जाएगी। एक्सटर्नल स्फिंक्टर अगर कटेगा तो आप क्या होगा? फीकल इनकॉन्टिनेंस हो जाएगी। एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है वो आपका वॉलंटरी कंट्रोल करता है। तो अगर आपने एक्सटर्नल स्फिंक्टर ही उड़ा दिया तो आप पेशेंट जो स्टूल पास करने की अर्ज आती है, बट यू कैन होल्ड योर स्टूल फॉर 5 hours 15 hours, आराम से घर जाके वॉशरूम जाके सब पास करते हैं। तो जब एक्सटर्नल स्फिंक्टर ही उड़ा दिया आपने, उसका वॉलंटरी कंट्रोल उड़ा दिया, तो अब क्या होगा? तो अब डेफिकेशन उसके कंट्रोल में नहीं रहेगी, फ्लैटस उसके कंट्रोल में नहीं होगा। अब क्या होगा? अब एम्बैरेसमेंट होगी, सोशल एम्बैरेसमेंट। तो अब आपने बचाना किसको है? एक्सटर्नल स्फिंक्टर को। कभी ये हो गया आपका एनल फिशर।